आज मैं दक्षिण कोरियाई सर्वाइवल ड्रामा स्क्विड गेम के 5वें और 6ठे एपिसोड की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसे फेयर वर्ल्ड कहा जाता है। और गनबू स्पॉइलर आगे देखते हैं और पिछले एपिसोड में ध्यान रखते हैं। जी यून की टीम हारने वाली थी। रस्साकशी का खेल इतना गाया कि एक अंतिम मिनट की योजना के बारे में सोचा। उसने सभी को कुछ सेकंड के लिए रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए कहा ताकि उनके विरोधी नीचे गिर जाएं, क्योंकि वे गियून करते हैं जो सामने है लगभग पुल से गिर जाता है। लेकिन योजना काम करती है और उनके विरोधी यात्रा करते हैं और रस्सी पर अपनी पकड़ खो देते हैं। टीम इस अवसर का उपयोग रस्सी को पहले से कहीं अधिक कठिन खींचने के लिए करती है और अंत में वो खेल जीत जाती है। जो वे थकावट में जमीन पर लेट जाते हैं और वापस लौटते समय अपने शरीर में एड्रेनालाइन की भीड़ को महसूस करते हैं। उनके कमरे में जिस लड़की ने साइबियाक को भर्ती किया था, जी योंग टीम के एक सदस्य का मजाक उड़ाती है जो एक पुजारी होता है। वे कमरे में लौटते हैं और डायोक्सू की टीम को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं। मिग्नो घूरता है यह कहते हुए कि उसे अब उसकी आवश्यकता नहीं है। समूह एक साथ बैठता है। मिग्नो बात करते हुए सभी को आकर्षित करने की कोशिश करता है ताकि वे उसका पक्ष लें। वो भी एक विदेशी होने के लिए अली को कम करती है और उनका पासपोर्ट देखने के लिए कहती है, क्योंकि यह घोषणा की जाती है कि रोशनी कुछ मिनटों में बंद हो जाएगा। वे जानते हैं कि लोग रात में हत्या करना शुरू कर सकते हैं, इसलिए समूह ने एक बैरिकेड बनाने और जोड़े में जागते रहने की योजना बनाई है, क्योंकि वे 4 पाई बिस्तरों का उपयोग करके एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने की कोशिश करते हैं। डियोक्सू गियून के पास जाता है और उसका मजाक उड़ाता है, उसे यह सोचने के लिए कि बिस्तर उन्हें मारे जाने से रोक सकता है। दूसरी ओर उसे अपनी टीम के सदस्यों को चेतावनी देता है कि वो सोचता है कि चूंकि डियोक्सी उन्हें चारों ओर से आदेश दे रहा है, इसलिए वो उनका पहला लक्ष्य हो सकता है। उसके शब्द डियोक्सी के सिर में आ जाते हैं, इसलिए वो अपनी टीम को बताता है कि वे आज रात को नहीं मारेंगे, यह कहते हुए कि बूढ़े लोगों को सोने की जरूरत नहीं है। एनम की पेशकश पहली बार होती है, लेकिन दयालु व्यक्ति को एक नए सदस्य द्वारा चुप रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वे एक बूढ़े व्यक्ति को एजी के रूप में नहीं रख सकते हैं। युवाट जल्द ही रोशनी बाहर चली जाती है और वो और अली दूसरों की रक्षा के लिए जागते रहते हैं। अली धन्यवाद सेंगू आज अपने जीवन को बचाने के लिए और उसे मकई का एक कोप सौंपते हैं जिसे उसने उसके लिए बचाया था। वो इसे आधे में तोड़ देता है और दोनों मकई का आनंद लेते हैं। एक साथ बात करते हुए वो अली से उसे ह्यूंग कहने के लिए कहता है, जिसका अर्थ है कोरियाई में बड़ा भाई। वे कहानियों को साझा करते हैं कि कैसे वे खेल में समाप्त हो गए। थोड़ी देर के बाद गाया वू वेक जी यून कर्तव्यों को स्वैप करने के लिए डियोक्सू भी डर के लिए सो नहीं सकता है। खुद को मारने के बीच में पुलिस अधिकारी जून हो को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां कुछ कर्मचारी चुपके से मृत खिलाड़ी के अंगों की कटाई करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जहाज पर जिस आदमी को उसने मारा था वह भी गुप्त कार्यक्रम में शामिल था। डॉक्टर वहां भी प्रक्रियाओं का प्रदर्शन कर रहा है। वो कमरे में धीमी गति से वापस आने के लिए कर्मचारियों के साथ बहस में पड़ जाता है। एनम गियून से जुड़ता है और देखता रहता है कि कैसे उसे 10 साल के काम के लिए भुगतान नहीं किया गया था, क्योंकि जिस कार कंपनी में उसने काम किया था वो घाटे में थी। मैं उसके साथ सहानुभूति रखता हूँ और अचानक रोना शुरू कर देता है। गियून उसे शांत करने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि बूढ़े आदमी को बुखार है। वो उसे लेटा देता है, लेकिन उसके बुखार को कम करने में मदद करने के लिए पानी नहीं है। सोने के लिए अब उनकी घड़ी देखने की बारी है। इस बीच डॉक्टर अंगों की कटाई खत्म कर देता है और उन्हें जून हो और एक अन्य स्टाफ सदस्य को सौंप देता है, जो पानी के नीचे गोता लगाने वाले होते हैं और उन्हें समुद्र में खरीदारों को देने के बाद वे दूसरों से पूछते हैं कल का खेल, लेकिन यह पता चला कि वे भी नहीं जानते कि यह क्या होगा। डॉक्टर यह कहते हुए पागल हो जाता है कि अगर वे उसे नहीं बताएंगे तो उसे मार दिया जाएगा और दूसरे कर्मचारियों को उस खेल के बारे में पता लगाने के लिए कहता है जो उन्हें मिलता है। एक लड़ाई में डॉक्टर को हॉलवे की ओर भागना पड़ता है, लेकिन वो भूल भुलैया में खो जाता है और यह नहीं जानता कि कैसे एक स्टाफ सदस्य वापस लौटना है।
वो खेल के मैदान में उसका पीछा करता है जहां खेल मधुकोश खेला गया था। वो डॉक्टर से शांत होने के लिए कहता है क्योंकि अगर वे पकड़े गए तो सभी को मार दिया जाएगा। डॉक्टर ने उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा ताकि वो उस पर भरोसा कर सके। दोनों बात कर रहे हैं जब अचानक सुविधा के ओवरसियर ने स्टाफ सदस्य को गोली मार दी तो वो कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि क्या कर्मचारी शवों के साथ करता है, लेकिन उन्हें खिलाड़ियों को उन खेलों के बारे में बताने की अनुमति नहीं है जो सुविधा के मुख्य सार को बर्बाद कर देते हैं, जो समानता है। वो फिर आदमी को मारता है जबकि अन्य कर्मचारी उसी समय डॉक्टर को गोली मारते हैं। जून हो और एक स्टाफ सदस्य एक आपातकालीन निकास के माध्यम से नीचे जाता है जो दावा करता है कि वो वीआईपी के लिए है। जून हो वैगली उससे वीआईपी के बारे में पूछता है लेकिन आदमी किसी को नहीं जानता कि वे कौन हैं। वो जून हो के बारे में इतना पूछताछ करने के लिए संदिग्ध हो जाता है और उससे पूछता है अपना मुखौटा खोलो। आदमी को पता चलता है कि जून हो एक अलग व्यक्ति है, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता जून हो ने उस पर अपनी बंदूक तान दी। वो अपने भाई के बारे में पूछता है लेकिन वो आदमी उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो उसे खिलाड़ी की जानकारी के बारे में बताता है। ईल उनके ओवरसियर के कमरे में जहां वो अपने भाई की जानकारी को एक गुप्त सीढ़ी ढूंढ सकता है जो उसे ओवरसियर के कमरे में ले जाती है। पास में जूनो उस आदमी को गोली मारता है और ओवरसियर के जाने के बाद ओवरसियर के कमरे में प्रवेश करता है और कर्मचारी उस आदमी को देखने के लिए नीचे आते हैं जो जून हो द्वारा मारा गया था। ओवरसियर ने अपने सिर से गोली खो दी और महसूस किया कि यह एक पुलिसकर्मी का है। कर्मचारी ने जल्द से जल्द उस आदमी को खोजने का आदेश दिया। खिलाड़ियों को जगाने के लिए एक अलार्म बजने लगता है। वे जल्दी से बीच में लाइन में लग जाते हैं। कर्मचारियों द्वारा एनाम ने उठने से इनकार कर दिया और यह पता चला कि उसने रात में खुद को पी लिया था। इस बीच जून हो ओवरसियर रूम में है जहां उसे हर एक व्यक्ति की फाइलें मिलती हैं जिसने कभी भी खेल में भाग लिया है। उसे लगता है कि खेल खेले गए हैं कई सालों से। अब खिलाड़ियों को कमरे के बीच में लाइन में खड़ा किया जाता है। गियून बूढ़े आदमी की कमर के चारों ओर अपनी जैकेट बांधकर इनाम की मदद करता है ताकि वो शर्मिंदा न हो। खिलाड़ियों को फिर हॉल के माध्यम से बाहर ले जाया जाता है जहां हर कोई डॉक्टर के शवों को देखकर भयभीत होता है और कर्मचारियों ने उसे छत से लटकाने में मदद की। एक घोषणा की जाती है कि यह किसी के लिए भी होगा जो अपने लिए नियम तोड़ता है। इस बीच में लाभ जून हो अभी भी ओवरसियर के कार्यालय में है और वो उन दस्तावेजों की तस्वीरें ले रहा है जो उसे लगता है कि महत्वपूर्ण है। वो अपने भाई की फाइल की तलाश कर रहा है जब वो सुनता है कि ओवरसियर के बाहर एक फोन बज रहा है और कमरे में आता है और उसे उठाता है। वो एक विदेशी से बात करता है। आदमी अंग्रेजी में कर्मचारियों के बीच हुई एक छोटी सी गड़बड़ी के बारे में दूसरे छोर पर व्यक्ति को आश्वासन देता है कि जब ओवरसियर के जाने के बाद वीआईपी आते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। जून हो फोन उठाता है और नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच खिलाड़ियों को एक खाली सफेद कमरे में ले जाया जाता है जहां उन्हें 2 जीओ के समूहों में अलग होना होगा। टीम को अलग होने की जरूरत है और साथ ही वे प्रत्येक को देखते हैं। अन्य भ्रम की स्थिति में मिग्नो उसके साथ टीम बनाने के लिए मीठी बात करने की कोशिश करता है। जब वो नहीं बोलता है तो वो सेंग वू के लिए अपना रास्ता बनाती है जो उसके प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर देता है। संग वू अली को उसकी टीम के साथी बनने के लिए कहता है और दोनों ग्यून को देखने के लिए देखते हैं। अगर वो ग्यून को आपत्ति करता है तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है और एक टीम के साथी की तलाश शुरू कर देता है। एनम खुद उसकी ओर अपना रास्ता बनाता है लेकिन जियून जानता है कि वो अपने साथी के रूप में एक बूढ़े आदमी के साथ नहीं जीत सकता है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। बस उसे यह कहते हुए अपनी जैकेट देता है कि दूसरे लोग उसे नीचा दिखा सकते हैं यदि उसके पास एक जीन नहीं है तो वो आदमी के लिए बुरा महसूस करता है लेकिन एक सदस्य की तलाश में जाता है। वैसे भी सिबियाक और जी यूंग हाथ मिलाते हैं और साथ ही एक आदमी गी यून को अपना साथी बनने के लिए कहता है। वो बताता है कि चूंकि डॉक्टर है मृत, यह खिलाड़ियों की एक विषम संख्या को छोड़ देता है, इसलिए बिना किसी साथी के मारे जाने की संभावना है। गियून एक कोने में अकेले बैठे एनम को देखता है और उसे छोड़ने के लिए भयानक महसूस करता है, इसलिए वो बूढ़े व्यक्ति को अंत में अपना साथी बनने के लिए कहता है। जिसका कोई साथी नहीं है वो मिग्नो है। वो उनके बिना जीतने में सक्षम नहीं होने के बारे में एक उपद्रव करती है क्योंकि खिलाड़ी खेल खेलने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। उसे गार्ड द्वारा ले जाया जाता है। फिर खिलाड़ियों को कई घरों और गलियों के साथ एक नकली पड़ोस में लाया जाता है और जिनके बारे में बात करते हैं गली मोहल्ले अपने बचपन के घरों की तरह दिखते हैं, जबकि अली और सेंग वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे अपने परिवारों के लिए एक साथ पैसा जीतेंगे।
हालांकि उनकी सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं जब यह घोषणा की जाती है कि जोड़े एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। उन्हें प्रत्येक को 10 कंचे दिए गए हैं। किसी भी खेल को खेलने के लिए कहा जो वे उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर या तो एक खेल चुनते हैं जहां आपको पत्थरों को गड्ढे में फेंकना चाहिए, या एक खेल जिसमें कोई अनुमान लगाता है कि दूसरे व्यक्ति के पास कितने कंचे हैं। उन्हें गेम गन को पूरा करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। चौंक गया है, लेकिन एनम मोहित पत्थरों को देख रहा है। वो पूरी तरह से भूल गया है कि वो यहाँ क्या था, क्योंकि खेल शुरू होता है, हर कोई खेलना शुरू कर देता है, लेकिन एनम ब्लॉकों के चारों ओर जाता है। अपने घर के लिए ओके गियून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह कहते हुए खेल नहीं खेलना चाहता है कि यह बचकाना है। अंत में गियून ने बूढ़े आदमी को दीवार से पटक दिया, यह जानते हुए कि अगर वे नहीं खेलेंगे तो दोनों मर जाएंगे। एनम डर से कांपता है और एक ही समय में स्वीकार करता है कि अली और सेंग वू, जो एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें अब एक दूसरे के खिलाफ जाना होगा। वो खेल नहीं खेलना चाहता, लेकिन संग वू जोर देकर कहते हैं कि वे करते हैं या फिर दोनों हार जाएगा। अली यह भी नहीं जानता कि इसे कैसे खेलना है, इसलिए सेंग वू उसे सिखाता है कि उनमें से एक को मुट्ठी में एक निश्चित संख्या में पत्थर छिपाकर रखना होगा। दूसरा अनुमान लगाएगा कि उनकी मुट्ठी में कंचों की संख्या विषम है, या यहाँ तक कि यदि अनुमान सही है तो सभी कंचे उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसने सही अनुमान लगाया है कि दोनों खेलना शुरू करते हैं। और अली सही अनुमान लगाते हैं, पहले सेंगवू के 2 कंचे लेते हैं। अंततः अली एक को छोड़कर सेंगवू के सभी कंचों को जीत लेता है। लोग मरना शुरू कर देते हैं। संगवू का दावा कि उसके पास एक तरीका है कि वे दोनों एक निर्दोष अली को जीत सकते हैं, जो सेंगवू की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। उसकी योजना सुनता है। सेंगवू का दावा है कि खेल के अंत में लोग विजेता पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वे नाइट पिक करेंगे। नियम तो कर्मचारियों के पास जारी रखने का केवल एक ही तरीका होगा कि एक टीम को दूसरे के खिलाफ जाना है, ताकि वे खेल क्षेत्र के चारों ओर जाने के लिए एक सौदा करें जो पुराने खिलाड़ियों की तलाश में है, ताकि वे अंत में उनके खिलाफ जा सके। अली अभी भी करता है। सेंगवू की योजना समझ में नहीं आती है, लेकिन वो जो चाहता है उसे करने के लिए सहमत होता है, क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। संगवू भी उसे अपने गले में संगमरमर का बैग पहनाता है, ताकि कोई भी उसे छीन न सके। इस बीच जी योंग और सबियाक एक साथ बैठते हैं, यह नहीं जानते कि उत्तर कोरिया से साबियाक को क्या करना है। कोई मार्बल गेम नहीं जानता, इसलिए जी योंग उसे सिखाने की पेशकश करता है, लेकिन दोनों लड़कियां 30 मिनट तक नहीं खेलना चाहती हैं, इसलिए वे ज्यादातर समय बात करने का फैसला करती हैं और अंत में एक गेम पर अपने सभी मार्बल्स को दांव पर लगाती हैं। सामान्य रूप से नहीं बहुत कुछ बोलना पसंद करता है, तो पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु सीमा पार करने की कोशिश के दौरान हुई थी और उसकी मां को चीनी पुलिस ने पकड़ लिया था और उत्तर कोरिया वापस भेज दिया था। वो एक घर खरीदना चाहती है और पैसे जीतने के बाद अपनी मां को वापस लाना चाहती है। जी युवा हंसते हुए कहते हैं कि वो पैसे के साथ और भी बहुत कुछ कर सकती है। सिबियाक मासूमियत से दावा करती है कि वो जेजू द्वीप पर जाना चाहती है, जहां जी यांग एक साथ जाने की पेशकश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें से एक की आज मृत्यु हो जाएगी। जियोंग ने खुलासा किया कि उसने अपने अपमानजनक को मार डाला पिता और इसके लिए जेल गए। उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है, भले ही वो इस बीच पैसे जीत जाए। एनम और गियून ने खेल शुरू किया और एनम ने पहले दौर में गियून के 5 कंचे जीते, क्योंकि वे गियून पर जाते हैं। केवल उनके पास बचा है एक मार्बल। वो घबराहट से एनम की मुट्ठी के अंदर कंचों की संख्या के लिए अजीब अनुमान लगाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि गियून भी खेल खो देता है। हालांकि एनम भूल जाता है कि गियून ने क्या भविष्यवाणी की थी जिससे वो अपना जवाब बदल सकता है। 3 राउंड जियूम हर राउंड जीतने के लिए एनम के डिमेंशिया का उपयोग करता है। अंतिम एनम में केवल एक मार्बल बचा होता है, लेकिन वो उसी तरह खेलने के बजाय फिर से अपने घर की तलाश करना शुरू कर देता है। जी योंग और सबियाक दीवार पर एक संगमरमर फेंकने का फैसला करते हैं और जो सबसे करीब फेंकता है वो जीत जाएगा। सबियाक पहले जाता है और बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब जियोंग की बारी आती है तो वो संगमरमर को जमीन पर गिरा देती है, जिससे साइबियाक जीत जाता है और साइबियाक उसे जीतता है और पूछता है उसे फिर से जाने के लिए, क्योंकि यह उचित नहीं है। हालांकि जी योंग का दावा है कि उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके विपरीत वे अपने अंतिम अलविदा कहते हैं, इससे पहले कि एक स्टाफ सदस्य जी योंग डेड अली को गोली मारता है। दूसरी ओर संग वू की तलाश में जाता है, क्योंकि केवल एक खेल के कुछ ही मिनट बचे हैं, लेकिन जब वो अपने कंचों के बैग की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई जैसे दोस्त ने उसे धोखा दिया है। संग वू ने इन सभी कंचों को कंकड़ से बदल दिया है। अली एक आखिरी आंसू बहाता है, अभी भी अविश्वास में एक गार्ड ने उसे मार डाला। अब केवल एनम और गियून बचे हैं।
उन्हें जीत के लिए एक आखिरी गेम खेलना है, लेकिन एनम ने सुझाव दिया कि वे अपने सभी कंचों को एक आखिरी दौर में दांव पर लगाते हैं। यह दावा करते हुए गुस्से में है कि यह नहीं है फेयर टू गियून के आश्चर्य से पता चलता है कि वो जानता है कि जी यून उसे धोखा दे रहा है। बूढ़े आदमी ने जियून को अंतिम एनम पर जीत दिलाने के लिए मनोभ्रंश होने का नाटक किया था और खुशी खुशी अपना आखिरी मार्बल गियून को सौंप दिया और उसके साथ खेलने के लिए धन्यवाद। जी यून ने अपने दोस्त को गले लगाया आखिरी बार और घर से बाहर निकलते हुए एपिसोड समाप्त होता है क्योंकि एक बंदूक की गोली के रूप में वो चौंका देता है कि एनम को मार दिया गया है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।